हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, बीजेटी स्मॉल सिग्नल मॉडल, टी पाई मॉडल के बारे में पढ़ा। इमीटर रेसिस्टेंस, बेस रेसिस्टेंस, एसी कलेक्टर, एमीटर, बेस करंट्स के बारे में पढ़ा। उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया और उनकी हेल्प से हमने बीजेटी के स्मॉल सिग्नल मॉडल को समझा। आज हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है आपका बीजेटी एज अ स्विच। और हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि बीजेटी एज अ स्विच यूज होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कट ऑफ रीजन और कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड में हम बीजेटी को एक स्विच की तरह यूज करते हैं। अगर हमें बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हम उसे एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं या एक्टिव रीजन में यूज करते हैं। सो एक्टिव रीजन का मतलब ये है कि बेस और इमीटर, यहाँ पर हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात के साथ बीजेटी एज ए स्विच समझेंगे, और वो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है। कॉमन इमीटर मीन्स एमीटर इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एज वेल एज फॉर आउटपुट, और बेस और इमीटर आपका इनपुट की तरह बिहेव करेगा, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, और कलेक्टर और एमीटर आपका आउटपुट के लिए काम करेगा। ओके, कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनपुट और जो आउटपुट वो दोनों ही बायसिंग, या आप कह सकते हैं जो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो उन दोनों ही कंडीशन में, दोनों केसेस के लिए वो रिवर्स बायस की तरह बिहेव होंगे। और अगर आप सैचुरेशन की बात करेंगे तो दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, फॉरवर्ड बायस होने चाहिए। ओके, सो अगर हम ये कहें कि हम एक डायोड नॉर्मल ले रहे हैं और उसे हम एक फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, तो ये P और ये N, तो डेफिनेटली P इज कनेक्टेड टू मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव पार्ट। ओके, सो अगर ऐसा है तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा डायोड, अगर हम एक आइडियल डायोड की बात करें। अदरवाइज ये एक, अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप शो करेगा और उसके बाद वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, और उससे पहले वो ऑफ स्टेट में रहेगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ की केस में हमने इस ट्रांजिस्टर को बायस किया वीसीसी बोर्ड पे, इनपुट वोल्टेज अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ बेस रेजिस्टेंस दैट इज आरबी। तो आईबी करंट यहाँ फ्लो कर रहा है थ्रू वीसीसी, आपका एक आईसी करंट फ्लो करेगा अक्रॉस आरसी, और एमिटर टर्मिनल आपका कॉमन है, और आप कलेक्टर टर्मिनल से अपने आउटपुट वोल्टेज को रीड कर रहे हैं। ओके, तो कट ऑफ के लिए पहली कंडीशन, और आप कह सकते हैं कि कट ऑफ मोड में काम कैसे वो करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन, आपने जो भी इनपुट अप्लाई किया है वी आई, दैट इज, अगर हम कहें कि ये सिलिकॉन डायोड है तो वो वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से कम होगा, ओके, सो 0.7, तो उसको थ्रेशोल्ड ये हम कहते हैं कि वो 0.6 से अगर कम होगा तो ये जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, सेम अगर हम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की बात करें या कलेक्टर टू एमिटर पोर्ट्स की बात करें, तो उनके बीच के भी पोटेंशियल की रेंज या पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से होना चाहिए कि वो भी रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा हो, लाइक जैसे हम एक्टिव मोड में काम करते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में हमने जो वोल्टेज अप्लाई करी दैट इज लेस देन 0.6 वोल्ट, और अगर ऐसा है तो ये डायोड ऑपरेट नहीं होगा। डायोड ऑपरेट नहीं होगा तो आपके बेस करंट की वैल्यू 0 होगी। सो अगर बेस करंट की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली आईसी भी आपका 0 होगा, आरसी के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। सो अगर आरसी के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो वीसी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी। आईसी की वैल्यू 0 है क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, जो भी आपने बायस वोल्टेज अप्लाई किया। क्लियर? एमीटर हमारा ग्राउंड है तो हम वीई लिखें या नहीं लिखें, बात सेम है यहाँ पर। तो हमने कहा कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो वीसीसी के बराबर है, कब, जब मेरा इनपुट लेस देन 0.6 वोल्ट। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर इनपुट की वैल्यू, इफ इनपुट इज नियर टू 0,
So 0.6, 0.5, 0.4 near to 0, then output is maximum. So output किसके बराबर है? It is equal to VCC. It means अगर जीरो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं या बहुत स्मॉल वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आउटपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू VCC. ओके, तो यही फंडा है ट्रांजिस्टर का कि जीरो पे आपको 1 मिलेगा, 1 पे आपको 0 मिलेगा. तो ये नॉर्मल एक स्विच की तरह बिहेव करेगा. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, हम जनरली इस एप्लीकेशन को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही यूज करते हैं. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही लॉजिक होते हैं. एक होता है लॉजिक 1 दैट इज हाई वोल्टेज, जिसको हम अगर बात करें तो हम कहते हैं +5 वोल्ट, और दूसरा होता है आपका लॉजिक 0 दैट इज, आप निगेटिव यहाँ कह सकते हैं बट वो दैट इज 0 और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 0 वोल्ट. सो ये दो लेवल है आपके लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 जिनको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज किया. मीन्स अगर दूसरी कंडीशन हम बात करें तो Vi इज नाउ ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, और जैसा ही ऐसा होगा, जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो देखिए क्या होगा, ये डायोड काम करना शुरू कर देगा. और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट की कुछ वैल्यू होगी. तो आपके पास जो ये IB करंट है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप एक AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये IB की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो सिंपल हम फॉर्मूले से कह सकते हैं कि IB किसके बराबर होगा, VI जो भी आपने अप्लाई किया है, अंदर जो भी पोटेंशियल खा रहा है, डिवाइड बाय RB. तो ये आपके बेस करंट की वैल्यू होगी. अब क्या होगा, जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, आपने क्या किया, VI की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, और अगर बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, कलेक्टर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और कलेक्टर करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC. अगर ये टर्म इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, VC की वैल्यू कम हो जाएगी. ओके, तो ये रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए. आपने इनपुट वोल्टेज इंक्रीज किया तो बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो IC इक्वल टू बीटा IB से IC वैल्यू इंक्रीज होगी. IC वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका जो आउटपुट VC के अक्रॉस जो आप आउटपुट ले रहे हैं वो आउटपुट डिक्रीज होगा. सो अगर VC आपका डिक्रीज होगा. ओके, तो अगर हम एक्टिव रीजन की बात करें तो हम एक्टिव रीजन में हमेशा ये पढ़ते हैं कि इनपुट फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, आउटपुट आपका रिवर्स बायस होना चाहिए, और वहाँ हमारी जो कंडीशन होती है, इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा कि एक्टिव मोड में हम कहते हैं कि जो कलेक्टर टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो बेस से ज़्यादा होना चाहिए जब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में वर्क कर रहा है. ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए. अगर एक्टिव मोड में आपका ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो बेस के पोटेंशियल से डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं VC की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. अब VC की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, VB ग्रेटर देन VC. तो कुछ टाइम बाद बेस का जो पोटेंशियल है बेस टर्मिनल का वो कलेक्टर टर्मिनल से ज़्यादा हो जाएगा. ओके, और जैसे ही बेस का पोटेंशियल, या फिगर में देखते हैं, जैसे ही बेस टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा वो इस रीजन को, इस इनपुट बायस को, बेस इमीटर को क्या कर देगा, फॉरवर्ड बायस कर देगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिए कि फॉर, जब ऐसा होगा तो फॉर VB ग्रेटर देन VC ट्रांजिस्टर is in saturation mode. तो वो कहाँ होगा, आपका saturation mode में चला जाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या आपके इनपुट एज वेल एज आउटपुट अब क्या हो गए हैं, फॉरवर्ड बायस. तो ये हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था
तो जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम करता है तो करंट की इक्वेशंस कुछ डिफरेंट होती हैं, एक्टिव मोड की तरह नहीं होती हैं। तो वहां पे जो कलेक्टर करंट डिफाइन किया जाता है दैट इज इक्वल टू VCC माइनस 0.2 डिवाइड बाय RC, जहां पे VCE saturation is equal to 0.2 वोल्ट। ओके, सो सैचुरेशन जब आप इनपुट पे मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं यानी 1 अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, डेफिनेटली आपको 0 मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको एक वोल्टेज मिलता है दैट इज इक्वल्स टू 0.2 वोल्ट। ओके, अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इसने इसको फॉरवर्ड बायस बनाया, तो ये बीजेटी क्या होगा, यहाँ ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा, तो जो भी वैल्यू है ये आपका यहाँ से कट हो जाएगा, और जो कलेक्टर वोल्टेज है, ओके, सो कलेक्टर वोल्टेज जो है, ओके, सो जब आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो देखिए बेस करंट इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। ओके, सो अब जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है और आपको आउटपुट पे 0 मिलता है आइडियल कंडीशन में। बट सैचुरेशन रीजन में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने ये कहा कि VC सैचुरेशन इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, तो प्रैक्टिकली इस वैल्यू को 0.2 वोल्ट लिया जाता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर हमें ये चीज़ थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर हम IC करंट की बात करें तो ICE saturation, okay, this one. So ICE saturation current is equal to VCC minus VCE saturation divided by RC। तो ये दो फॉर्मूले आप सैचुरेशन मोड में जब भी ट्रांजिस्टर काम करता है याद कर लीजिए, कई आगे कई जगहों पर हमें ये यूज में आएगा। ओके, सो जो कलेक्टर करंट, सैचुरेशन कलेक्टर करंट है दैट इज इक्वल टू लेस देन बीटा IB। सैचुरेशन कंडीशन की ये जो कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है वो बीटा IB फैक्टर से डेफिनेटली कम होती है। ओके, सो ये था एक इंट्रोडक्शन और आप कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ लाइक BJT एज अ स्विच, जो हमने कट ऑफ और सैचुरेशन दोनों रीजन्स के लिए पढ़ी। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो BJT स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ा था, हाइब्रिड पाई एंड टी मॉडल, मैंने आपसे कहा था उस लेक्चर में कि मैं आपको एक ब्रीफ लेक्चर लेके उसमें समझा दूंगा कि ये मॉडल्स क्या हैं और उनके फॉर्मूला क्या हैं, ताकि आपको याद करने में या आप कहीं आगे कहीं तैयारी करें या आप देखें कि हाँ मुझे अब रिवीजन करना है, तो आप जस्ट 5 और 10 मिनट्स में वो सारे फॉर्मूलाज याद कर लें, क्योंकि उनके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एनालिसिस पूछी जाती है, तो वो आपको एक शॉर्ट टाइम में ही याद करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए मैं उसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिड पाई मॉडल की। ओके, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से समझा ये सारी वैल्यूज कैसे आई। तो हाइब्रिड पाई मॉडल हमेशा लिखा जाता है या ड्रॉ किया जाता है जब हम रेजिस्टेंस देख रहे हो बेस टर्मिनल से। तो पहला पॉइंट ये नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत काम आएगा आपके। ओके, सो जब भी हम बेस टर्मिनल से देख रहे हैं तो हम उसको आर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये है आपका करंट सोर्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे GMVBE से। VB पोटेंशियल आपका बेस और एमीटर के बीच में है। VBE को हम V पाई B कहते हैं। ओके, सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल आपने डायग्राम बनाया, कैसे बनाया हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वहां से आप देख सकते हैं। और एक ऐसा डायग्राम था हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, सो VCCS। कुछ फॉर्मूले पढ़े हमने, नॉर्मल R पाई इक्वल टू VT अपॉन IB, देन IC इक्वल टू GM/VBE, GM इक्वल टू IC अपॉन VT, ओके, सो IC अपॉन VT,
gm into r pi, gm into r pi equal to beta, and gm into re equal to alpha. If alpha is near to 1, then we can write gm into re equal to 1. ओके, गेन की हमने बात करी थी, गेन इक्वल टू माइनस gm into rc, सो इसको हम ये लिख सकते हैं डिवाइड बाय vt, और हम इसे माइनस gm into rc भी लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, तो ये सारी वैल्यूज थी जो हमने कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम स्मॉल सिग्नल मॉडल जब हम मॉडल पढ़ रहे थे। r pi इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा इंटू re। ओके, ये मैंने सारी स्टोरी लिख दी आपके लिए हाइब्रिड पाई मॉडल की। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं। ये आगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे या आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि इन फॉर्मूला का क्या यूज़ है। ओके, दूसरा मॉडल हमने इसमें पढ़ा था वो था आपका टी मॉडल, और इस मॉडल को हम पढ़ते हैं जब हम रेसिस्टेंस को एमीटर टर्मिनल से देख रहे हों। ओके, सो अगर मैं एमीटर टर्मिनल से देख रहा हूँ, ओके, इसमें यहाँ पर एक चीज़ और हम बना सकते हैं, ये आपका VCCS मॉडल था। अगर मुझे एक CCS मॉडल बनाना हो तो मैं उसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अगर हम इससे थोड़ा सा वेट अ मिनट, ओके, सो ये सेम आर पाई एमीटर, बस यहाँ पर हम जो वोल्टेज कंट्रोल सोर्स ले रहे थे उसको हम अब किससे रिप्लेस कर देंगे, करंट कंट्रोल से। ओके, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा आई बी। सो ये बी बी रहेगा प्लस माइनस ये आपका आई सी टर्मिनल, ये आपका आई बी टर्मिनल। ओके, और ये एमीटर कॉमन। और ये मॉडल जो हमने पढ़ा था, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, सो अब हम बात करते हैं टी मॉडल की। ऐसे ही हमने दो चीज़ें बनाई थी जो हमने हाइब्रिड पाई के लिए बनाई हैं। सो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ टी मॉडल। ओके, सो टी मॉडल जैसे मैंने भी बताया आपको कि जब भी हम एमीटर टर्मिनल से अपने रेजिस्टेंस को देख रहे हो तो वहां पर हम हमेशा टी मॉडल देखेंगे। सो आर ई जी एम वी बी ई, दिस इज कलेक्टर, बेस, आई बी करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और यहाँ आपका ये आई सी करंट हो जाएगा और ये आपका आई ई करंट हो जाएगा, एमीटर करंट। ओके, सो यहाँ पे कुछ जो हमने फाइंड आउट किए थे ऊपर मैं लिख चुका हूँ। ओके, सो जी एम इन आर ई इक्वल टू अल्फा, ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे। सो जी एम इंटू आर ई इक्वल टू अल्फा। ओके, जी एम वी बी ई इक्वल टू अल्फा आई ई, ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। ओके, और गेन का तो फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है आपके लिए, दैट इज जी एम इक्वल टू आई सी अपॉन वी टी। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम एमीटर रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो इसलिए करंट की इक्वेशन कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी एनालिसिस लगभग सेम है। आर बाई आर ई के बीच में रिलेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ही था लास्ट लेक्चर में। ओके, अब सेम जैसा हमने यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल बनाया तो यहाँ पर हम करंट कंट्रोल्ड बना सकते हैं। सो दिस इज अल्फा आई ई, दिस इज आई बी आई सी, कलेक्टर टर्मिनल है यहाँ पर। जब भी हम एसी एनालिसिस करेंगे या स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं उस टाइम पे आपके सारे डीसी जो सोर्सेज हैं वो जीरो होने चाहिए। इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि वो जो टर्मिनल्स हैं, वो जो पोर्ट्स हैं, वो आपके क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। सो दिस इज आई ई, दिस वन इज आई सी, अल्फा आई ई। सो सारे डीसी टर्मिनल्स ग्राउंड हैं, जीरो हैं, एंड दिस इज योर टी मॉडल।
ओके, तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक बहुत ही समराइज, और मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये बहुत ही समराइज वे में मैंने हाइब्रिड पाई मॉडल और टी मॉडल का डायग्राम बना के आपको समझाया। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड दिस इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, सो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये याद हो गया होगा, क्योंकि कई बार हमने ये फॉर्मूले लिख लिए हैं। और बीजेटी एज ए स्विच हम कैसे यूज करते हैं, कट ऑफ और सैचुरेशन के हेल्प से हमने ये सीखा। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।